नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आपके आगामी एग्जामों को देखते हुए आज के इस सेशन के अंदर हम राजस्थान एक जो परिचय है उसका एक रिवीजन के तौर पर सेशन ले रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और आप देखेंगे कि लगभग आज के इस बिंदु के अंदर जो भी हम बातें पढ़ेंगे उनमें से प्रत्येक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई बिंदु आ रखा है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ये रहा राजस्थान का मैप। आप सब जानते हैं ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये कौन सी है? पूर्व दिशा। सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये जो राजस्थान का मैप है इसके अंदर राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई, और पूर्व से पश्चिम ये रही आपके सामने क्या है? चौड़ाई कितनी है? सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन ये है। आप कहेंगे सर राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो तो है आपके कितनी? तो आप कहेंगे सर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान के पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान की पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो है आपके 869 किलोमीटर। और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो है आपके 43 किलोमीटर। बात क्लियर है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 826। और पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो कितनी है? 869। और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन। अगली बात, अच्छा राजस्थान के अंदर पूछा जाए आपको कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरतम बिंदु यानी कि यहां पर, तो आप कहेंगे सर सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो है आपके, याद रखिएगा, कोणा गांव। कौन सा गांव है? वो है कोणा गांव। और कोणा गांव आपके कौन से जिले में? तो आप कहेंगे सर श्री गंगानगर। कहां पर है? आपके श्री गंगानगर में। अच्छा, इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है आपके बोरकुंड है, याद रखिएगा। कौन सा है? बोरकुंड। और ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। यानी आपको पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है? तो आप कहेंगे सर कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक जो है वो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण क्या है? विस्तार। अच्छा, इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो कहां से लेकर कहां तक है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो है आपके कौन सा? तो आप कहेंगे सर वो है सिलान गांव। कौन सा है? सिलान गांव, जो कि आपके कहां पर है? धौलपुर में। और पश्चिमी जो बिंदु है राजस्थान का वो आपके कौन सा है? तो आप कहेंगे सर वो है आपके कटरा। और कटरा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जैसलमेर। 4 बिंदु और कंप्लीट हुए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई हो गई, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो गया। अच्छा, राजस्थान का उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्व बिंदु और पश्चिम बिंदु। कई बार क्या होता है क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि निम्न में से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है तो कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक, या क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार है तो याद रखिएगा सिलान गांव धौलपुर से लेकर कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो आपके यहां से शुरू है, और राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट, या फिर आप कह सकते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा वापस कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट, या फिर इसे कह सकते हैं 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का क्या है? आप कहेंगे सर ये जो है ये है आपके राजस्थान का अक्षांश विस्तार। और एक क्वेश्चन और भी तो आता है अक्षांश से कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। कंप्लीट। इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से लेकर, याद रखिएगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये आपके राजस्थान का क्या हो गया है, देशांतरीय विस्तार। और अगली बात, राजस्थान के इस देशांतरीय अंतर कितना है, यानी कि ये जो है देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इनमें अंतर कितना है। क्वेश्चन यहां से आएगा देशांतरीय अंतर, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है वो है आपके 8 डिग्री और 47 मिनट। सारी बातें क्लियर है। सबसे पहले आपने देखा कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, तो उत्तर से दक्षिण कितना है 826, पूर्व से पश्चिमी कितना है 869, तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, फिर अंतर हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, कोणा गांव से लेकर बोरकुंड, पूर्व से पश्चिमी विस्तार, सिलान गांव से लेकर कटरा गांव। उसके बाद में फिर आपने देखा राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, और इसके अलावा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट या 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसी क्रम में आपने देखा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब देखो अगली बात यह है कि ये जो आपके सामने राजस्थान है भाई, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है राजस्थान का, इस राजस्थान की यदि हम कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ये राजस्थान है संपूर्ण, और इस संपूर्ण राजस्थान की मैं चर्चा करने वाला हूं किसको लेकर, वो है आपके सामने सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो है वो आपके स्थलीय सीमा कितनी है। क्वेश्चन आ गया राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। अच्छा, ये जो कुल स्थलीय सीमा है 5920, इनमें से आपको याद रखना है कि ये जो बाउंड्री है, ये जो रेड कर रहा हूं मैं, ये जो बाउंड्री है ये है आपके कौन सी, आप कहेंगे सर रेड क्लिप रेखा, और ये पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। इसका मतलब हमारे राजस्थान की ऐसी बाउंड्री जो किसी देश के साथ लगती है उसे आप क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर उसे आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी स्थलीय सीमा में से एक भाग तो किसका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भाग है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ कितना है, तो आप कहेंगे 1070 किलोमीटर। अच्छा, जो बाकी बचा है ये 1070 तो हो गया किसके साथ, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाकी जो सीमा बची है वो है किसी न किसी राज्य के साथ, और राज्य के साथ जो सीमा लगती है उसे आप बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। 3 बिंदु है, एक तो ये बिंदु था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है टोटल, तो आपने कहा राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1070, ये रही यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1070। अच्छा, कहां से लेकर कहां तक है, तो याद रखिएगा ये जो रेड क्लिप रेखा है जो कि राजस्थान और आपके पाकिस्तान के मध्य, इसका जो विस्तार है वो आपके याद रखिएगा कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर, याद रखिएगा, बांकासर जो कि आपके शाहगढ़ बाड़मेर में है, यहां तक ये जो बाउंड्री है ये आपके पाकिस्तान के साथ है, और ये पाकिस्तान के साथ टोटल कितनी है, 1070। अच्छा, वर्तमान के एग्जाम के अंदर हम देखते हैं तो देखिए कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ हैं। एक तो है आपके श्री गंगानगर, उसके बाद में है फिर बीकानेर, उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं जैसलमेर, उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं बाड़मेर। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में ये तो 33 के अकॉर्डिंग 4 है, 41 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, अब यहां से एक जिला और आ गया कौन सा, फलोदी, उसके बाद में जैसलमेर है, और फिर उसके बाद में कौन सा है, बाड़मेर। तो ये जो जिले हैं राजस्थान के, ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान पाकिस्तान के साथ टोटल कितनी सीमा बनाता है, 1070। बात क्लियर। आप कहेंगे सर बाकी वाली जो अंतर्राज्यीय सीमा बची, देखिए बाकी वाली जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो आपके राजस्थान देखिए उत्तर भाग से तो लगाता है किसके साथ,
तो याद रखिएगा उत्तर भाग से तो लगाता है आपके पंजाब के साथ। ये सीमा किसके साथ? पंजाब के साथ। ये जो 4850 है ना, इनमें से देखिए एक सीमा लगती है पंजाब के साथ। अच्छा, बाकी जो सीमा है यहां से लेकर यहां तक, ये जो सीमा है ये लगती है किसके साथ? तो आप कहेंगे सर हरियाणा के साथ। इधर ये पंजाब है, इधर ये हरियाणा है। उसके बाद में अगली जो सीमा है वो लगती है यहां से लेकर यहां तक किसके साथ? तो आप कहेंगे सर यूपी के साथ। किसके साथ? यूपी के साथ। अच्छा, जो अगली सीमा है जो आपके यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये सीमा लगती है राजस्थान की किसके साथ? तो आप कहेंगे सर एमपी के साथ। और उसके बाद में ये जो सीमा है यहां से लेकर यहां तक ये लगती है किसके साथ? गुजरात के साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है कुल स्थलीय सीमा तो है 5920 किलोमीटर, इनमें से 1070 तो है पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है, और बाकी की जो सीमा है वो है आपके सामने अंतर्राज्यीय सीमा 4850। अच्छा, इसमें भी देखिए कौन कौन से, जैसे एक है आपके सामने पंजाब। पंजाब कितनी सीमा लगाता है? तो याद रखिएगा 89 किलोमीटर। उसके बाद में फिर कौन सा है? आप कहेंगे सर हरियाणा। अच्छा, हरियाणा जो सीमा लगाता है, पंजाब आपके सीमा कहां से लगाता है? उत्तर दिशा से। उसके बाद में है हरियाणा। हरियाणा जो है वो लगाता है आपके 1262 किलोमीटर उत्तर पूर्व से। अच्छा, उसके बाद में फिर आ जाएगा आपके कौन सा? यूपी। यूपी राजस्थान के पूर्वी भाग से सीमा लगाता है 877 किलोमीटर। उसके बाद में फिर कौन सा है? एमपी। और एमपी हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाता है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में फिर कौन सा बचा? गुजरात। और गुजरात हमारे साथ सीमा लगाता है 1022। यानी टोटल जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। बात क्लियर हुई? सबसे पहले हमने उत्तर से दक्षिण लंबाई देखी 826, फिर पूर्व से पश्चिम चौड़ाई देखी 869, दोनों में अंतर देखा। फिर राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु देखा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा, कोणा से बोरकुंड। पूर्व से पश्चिम विस्तार देखा आपके सिलान से लेकर कहां तक? कटरा तक। फिर हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, फिर देशांतरी विस्तार देखा, अक्षांशीय अंतर देखा, देशांतरी अंतर देखा। फिर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा देखी 5920, इनमें से पाकिस्तान के साथ 1070, बाकी जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ। ठीक है, एक बिंदु यहां पर हम और देखते हैं, और वो यहां पर ये रहा। कौन सा? आप कहेंगे सर वो यहां पर बिंदु इस प्रकार से ये रहा। वो भी एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन आया है, और वो आपके सामने ये रहा। देखिए कौन सा? यहां आप सभी जानते हैं कि यहां से एक रेखा गुजरती है। यहां से क्या गुजरती है? एक रेखा गुजरती है, ये रही। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान में ये जो रेखा है, ये यहां से जो गुजर रही है, इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा कह सकते हैं। कर्क रेखा का ही दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कर्क रेखा का क्या है? दूसरा नाम। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? तो आप कहेंगे सर दक्षिणी राजस्थान। अच्छा, दक्षिणी राजस्थान के अंदर कितने जिलों से? तो आप कहेंगे सर 2 जिलों से। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा, और एक कौन सा जिला है? तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर। और इसी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा माही नदी। अक्सर पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? याद रखिएगा माही नदी। क्लियर बात हुई? तो ये एक राजस्थान का जो परिचय होता है उसकी एक रिवीजन क्लास, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके, क्योंकि इस समय आपको आवश्यकता है कुछ इसी प्रकार के सेशनों की, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और कोई सा भी पेपर आप उठाएंगे तो आपको लगभग प्रत्येक पेपर के अंदर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, चाहे उत्तर से दक्षिण लंबाई हो, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी विस्तार हो, स्थान बिंदु हो, या फिर अक्षांशीय हो, देशांतरीय हो, स्थलीय सीमा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, अंतर्राज्यीय सीमा हो, और कर्क रेखा। ठीक है, जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहने वाला है आपके राजस्थान में प्रमुख जो पठार हैं उससे संबंधित। क्योंकि लगभग आप एग्जाम देखेंगे तो राजस्थान के अंदर जो पठार हैं उनसे रिलेटेड आपको जियोग्राफी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो प्रमुख पठार हैं जो पुराने एग्जामों के अंदर आ रखे हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। लीजिए
शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पठार है उसके बारे में। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान के अंदर यदि हम सबसे ऊंचे पठार की बात करेंगे तो आप लिखेंगे इसमें नंबर 1 लिखिएगा, और वो है आपके सामने उड़िया पठार। उड़िया पठार जो है वो हमारे राजस्थान के जिस जिले में है वो है आपके सिरोही जिले में, और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके 1360 मीटर। और याद रखिएगा राज्य का सर्वोच्च पठार है ये, यानी कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा उड़िया पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? याद रखिएगा उड़िया का पठार। आप कहेंगे सर ये बात ठीक हो गई कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार हो गया उड़िया का पठार, जो कि आपके सिरोही जिले में है और ऊंचाई है उसकी याद रखिएगा 1360 मीटर। ये बात क्लियर हुई यहां से। अब आपके सामने अगला और बिंदु देखिए, यहीं पर इसी जिले के अंदर एक पठार और है, इसी जिले के अंदर आपके एक पठार और है, और वो जो पठार है उसका नाम है याद रखिएगा आबू का पठार। कौन सा है? आबू का पठार। और ये जो आबू का पठार है ये भी आपके कौन से जिले के अंदर है? सिरोही के अंदर। और याद रखिएगा ये जो आबू का पठार है ये आपके राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार। राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार यदि आपसे पूछा जाए तो वो है आबू का पठार। और आबू के पठार की यदि हम ऊंचाई की बात करेंगे तो वो है आपके याद रखिएगा 1200 मीटर। आप कहेंगे सर राज्य का सबसे ऊंचा पठार तो ठीक है उड़िया का पठार, आप कह रहे हैं राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू का पठार। तो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए राज्य का दूसरा सबसे जो ऊंचा पठार है वो है आपके यहां पर, वो है आपके यहां पर, और उसका नाम है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये रहा नंबर 3, और वो है आपकी भोराट का पठार। कौन सा है? भोराट का पठार। भोराट के पठार से रिलेटेड 3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले कि ये जो भोराट का पठार है ये कहाँ है? तो आप कहेंगे सर भोराट का जो पठार है इसका जो विस्तार है वो है आपके गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत जो पठार है वो कौन सा है? भोराट का पठार। इसमें आपको याद रखना है गोगुंदा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर उदयपुर। और कुंभलगढ़ कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर राजसमंद। ये दूसरा क्वेश्चन कौन से जिलों में है। और अगला होता है कि ये जो भोराट का पठार है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और याद रखिएगा ये आपके राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार। तो ये हमारी जो चर्चा हुई वो हुई राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार को लेकर, जिसका नाम है आपके क्या? याद रखिएगा उड़िया का पठार। उसके बाद में हमारी जो चर्चा हुई वो हुई आपके सामने राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपने कहा सर राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार जो है वो है आबू का पठार, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1200 मीटर। और अगली बात राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो आपने कहा राज्य का दूसरा सर्वोच्च जो पठार है वो है भोराट का पठार। तो देखिए उड़िया का पठार सबसे ऊंचा 1360, दूसरा सबसे ऊंचा भोराट का पठार 1225, और तीसरा जो है वो है आपके आबू का पठार जिसकी ऊंचाई है कितनी? 1200 मीटर। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ऊंचा, दूसरा और तीसरा। अब हम अगली बात करते हैं उस पठार को लेकर जो कि आपके
गुजरात के साथ सटा हुआ है। क्वेश्चन आता है निम्न में से राजस्थान में विस्तृत वह पठार जो गुजरात के साथ सटा हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो एक पठार यहां है, यहां पर। आप कहेंगे यहां पर कौन सा पठार है, तो देखिए यहां पर जो पठार है वो है आपके नंबर 4 और वो है भोमट का पठार। लीजिए कौन सा पठार है ये, भोमट का पठार है। ये भोराट का पठार है, ये भोमट का पठार है। और भोमट का जो पठार है वो आपके विस्तृत है कहां कहां, तो देखिए सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और याद रखिएगा बांसवाड़ा। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और आप सब देख रहे हैं कि ये आपके सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सारा का सारा एरिया जो है वो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह पठार जो गुजरात के साथ सटा हुआ है कौन सा है, भोमट का पठार। बात क्लियर है ये भी। ये भोमट का पठार, ये भोराट का पठार है, याद रखिएगा। ये उड़िया का पठार, ये आबू का पठार। कंप्लीट हो गए, चारों पठार याद हो गए। आगे अगला जो पठार है वो है आपके सामने ये, यानी कि अगले जिस पठार की हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके सामने यहां पर इस प्रकार। और वो है आपके उस पठार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। नंबर 5 नाम है, याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। कौन सा है, लसाड़िया पठार। और ये जो लसाड़िया पठार है ये वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो जिला है, याद रखिएगा, सलूम्बर। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ये जैसमंद झील के पूर्वी भाग में है। जैसमंद झील के पूर्वी भाग में कटा फटा जो पठार है कौन सा है, याद रखिएगा, लसाड़िया का पठार। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के अंदर कौन सी झील के पूर्वी भाग में कटा फटा पठार लसाड़िया पठार है, तो याद रखिएगा जैसमंद झील के पूर्वी भाग में है। एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, ये तो लसाड़िया का पठार है, एक आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे राजस्थान में लसाड़िया बांध किस जिले में है। ये तो लसाड़िया पठार है, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा लसाड़िया का बांध जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में विस्तृत है, यह आप बताइएगा। तो ये हो गया कौन सा, लसाड़िया का पठार। ठीक है, अगली बात जो है वो हम करते हैं यहां से, चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ जो जिला है, इस चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आप प्रोपरी 2 पठार पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक तो आप पढ़ते हैं मैसा का पठार। कौन सा पठार है, मैसा का पठार। और आप सब जानते हैं कि इसी मैसा के पठार पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आया है। चित्तौड़ जो दुर्ग है वो जिस पठार पर बना हुआ है वो है आपके कौन सा, मैसा का पठार। इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक पठार और है जिसका नाम है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का जो पठार है वो भी आपके कौन से जिले में बना हुआ है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में। तो मैसा का पठार और मानदेसरा का पठार। क्लियर। आगे हम चर्चा करते हैं, वो चर्चा करते हैं आपके अलवर की, क्योंकि अलवर जो जिला है इस अलवर जिले के अंदर भी प्रमुख रूप से आप 2 पठार पढ़ते हैं। कौन कौन से अलवर के अंदर 2 पठार हैं, आप कहेंगे सर एक तो आप पढ़ते हैं कांकनवाड़ी का पठार, एक तो आप पढ़ते हैं कांकनवाड़ी का पठार, और एक आप पढ़ते हैं क्राशका का पठार। लीजिए एक कांकनवाड़ी का पठार है और एक आपके कौन सा है, क्रासका का पठार है।
ये दोनों दोनों जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? अलवर। तो अलवर जिले का हुआ कांकनवाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार। चित्तौड़गढ़ में हो गया मैसा का पठार और मानदेसरा का पठार। अब हम जिस पठार की चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो जो पठार है वो है आपके यहां पर। कौन सा पठार है ये? आप कहेंगे सर यहां पर मैं जिस पठार की चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा गहरा कर देता हूं इसको। यहां पर मैं जिस पठार की चर्चा कर रहा हूं यह है आपके ऊपर माल का पठार। कौन सा है? ऊपर माल का पठार। और ऊपर माल का जो पठार है वो कहां से कहां विस्तृत है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके भैंसरोडगढ़ से लेकर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक जो विस्तृत पठार है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत जो पठार है वो कौन सा है? ऊपर माल का पठार है। और आप सब जानते हैं कि भैंसरोडगढ़ कहां पर है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़। और बिजोलिया कहां पर है? तो भीलवाड़ा। ये कौन सा पठार हो गया? ऊपर माल का पठार। बात हुई क्लियर? चर्चा हो रही है हमारी आज के इस सेशन में जिस बिंदु को लेकर, वो है राजस्थान के प्रमुख पठार। सबसे पहले हमने पढ़ा है नंबर 1 राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर सिरोही। फिर हमने पढ़ा राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार सिरोही 1200 मीटर। फिर हमने पढ़ा राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार 1225 भोराट का पठार गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़। 3 तो ये। चौथा फिर हमने पढ़ा था भोमट का पठार जो गुजरात के साथ सटा हुआ है। 5वां जो हमने पठार पढ़ा वो था आपके लसाड़िया का पठार जो कि जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में कटा फटा पठार था। ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 6 हमने पढ़ा है मैसा का पठार जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है, और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो बना है वो इसी पठार पर है। फिर नंबर 7 पर हमने पढ़ा है मानदेसरा का पठार, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नंबर 8 है आपके कांकनवाड़ी का पठार। नंबर 9 हमने पढ़ा है क्रास्का का पठार। और नंबर 10 जो हमने पढ़ा है वो है ऊपर माल का पठार। यानी कि हमने आज के इस सेशन में राजस्थान के टॉप जो 10 पठार हैं उसके बारे में चर्चा की। आप कोई सा भी पेपर देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है जिन पठारों से हैं वो एक तो भोराट का पठार है, एक ऊपर माल का पठार है, एक भोमट का पठार है। याद रखिएगा ये तो है ही ज्यादातर, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा पठार नहीं है जो आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा है। आपको कांकनवाड़ी का पठार, क्रास्का का पठार, मैसा का पठार, मानदेसरा का पठार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से आप याद रखेंगे आबू का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, ये भी ऐसे पठार हैं जिनसे ज्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु था पठार वो हुआ है कंप्लीट। इसमें आप याद रखें कौन से पठार की लोकेशन जो है वो किधर है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बन रखा है। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिएगा आप। कोई सा भी एग्जाम दें आप राजस्थान का, उसमें प्रमुख पठार से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ये राजस्थान के टॉप 10 पठार रहे जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, शायद आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड या फिर आरपीसी द्वारा कोई एग्जाम था उसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है, ऐसा डायरेक्ट नंबर 2 वाला पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखें, राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार, इसकी ऊंचाई क्या है। कई बार क्या है कि जैसे हमेशा से क्वेश्चन ये तो आ ही आया है कि 4 चोटियों के नाम देते हुए पूछ लिया कि आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। याद रखिएगा पठार से भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख महोत्सवों के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लगभग एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से आयोजित होने वाले महोत्सव या फिर जो उत्सव हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर आयोजित होते हैं, और मेनली
ऐसे महोत्सव जो प्रॉपरी किसी माह में आयोजित होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आप देखेंगे लगभग एग्जामों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर आयोजित प्रथम महोत्सव। तो आप कहेंगे सर, राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाला जो प्रथम महोत्सव है वो है आपके सामने ऊंट महोत्सव। वन लाइनर क्वेश्चन है सबसे पहले तो, कि राजस्थान में आयोजित होने वाला प्रथम महोत्सव कौन सा है? याद रखिएगा ऊंट महोत्सव। और ये ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो याद रखिएगा बीकानेर में। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे राज्य का प्रथम महोत्सव। राज्य का प्रथम महोत्सव कौन सा है? ऊंट महोत्सव, जो कि कहाँ? बीकानेर के अंदर। अच्छा, किस माह में? तो याद रखिएगा जनवरी माह के अंदर। कौन से माह में आयोजित होता है? जनवरी माह के अंदर। क्लियर? दूसरा है आपके, वो है, यहां से ध्यान दीजिए, और वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 2, याद रखिएगा मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? मरु महोत्सव। और ये जो मरु महोत्सव है ये आपके जिस जिले में आयोजित होता है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा जैसलमेर। और कौन से माह में? तो आप कहेंगे सर फरवरी माह में। फरवरी माह के अंदर आयोजित होता है। ठीक है। अगला जो महोत्सव है वो है आपके यहां से, और वो है आपके नंबर 3, थार महोत्सव। और थार महोत्सव का जो आयोजन है वो होता है आपके कहां पर? बाड़मेर के अंदर। और कौन से माह में है? तो आप कहेंगे सर मार्च माह में। ज्यादातर आप देखेंगे एग्जामिनर जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है, यानी कि एग्जामिनर जब भी आपको राजस्थान के प्रमुख महोत्सव या फिर उत्सव से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा तो ये 3 हाईलाइट होते हैं: ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में ही रहता है। तो ऊंट महोत्सव याद रखिएगा बीकानेर होगा, मरु महोत्सव आपके जैसलमेर होगा, और थार महोत्सव आपके कहां पर होगा? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा यही। अगला है आपके सामने, और वो है यहां से, यानी कि नंबर 4। और नंबर 4 की हम बात करते हैं तो ये है आपके, याद रखिएगा, शेखावटी महोत्सव। कौन सा है? शेखावटी महोत्सव। और ये जो शेखावटी महोत्सव है ये आपके आयोजित होता है, याद रखिएगा, लक्ष्मणगढ़ शिक्कर। कहां पर आयोजित होता है? लक्ष्मणगढ़ शिक्कर। और ये भी आपके कौन से माह में? तो याद रखिएगा मार्च माह के अंदर आयोजित होता है। ठीक है। तो ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जनवरी में हो गया, मरु महोत्सव जैसलमेर फरवरी में हो गया, थार महोत्सव आपके बाड़मेर मार्च में हो गया, और शेखावटी महोत्सव भी आपके लक्ष्मणगढ़ शिखर मार्च माह में हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए अगली जो बात हम करेंगे वो हो जाता है आपके महत्वपूर्ण, यहां से, वो है नंबर 5, वो है आपके ग्रीष्म महोत्सव। और ग्रीष्म महोत्सव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये आयोजित होता है आपके माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू कहां पर है? शिरोई में। यहां पर ये जो ग्रीष्म महोत्सव है ये कब आयोजित होता है? तो ये हो जाता है आपके मई और जून।
कौन से माह में? मई और जून माह के अंदर। याद रखिएगा कौन सा? ग्रीष्म महोत्सव। ठीक है। इस बीच एक याद रखिएगा आप, वो है आपके यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 6, और वो है आपके ब्रज महोत्सव। और ब्रज महोत्सव जो है वो आयोजित कौन से जिले में होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं भरतपुर और धौलपुर के अंदर। तो याद रखिएगा कहां पर आयोजित होता है? भरतपुर के अंदर। अच्छा, कौन से में? तो यहां पर आप जरूर याद रखिएगा ये आयोजित होता है आपके फाल्गुन माह में। कोई दिक्कत है नहीं, आप सब जानते हैं मार्च माह हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया है। ब्रज महोत्सव भरतपुर फाल्गुन माह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद में अगला अगला देखिएगा, अगला आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट और खास बिंदु दो है। कौन कौन से? एक तो देखिएगा उत्सव है आपके सामने मांड महोत्सव। मांड महोत्सव कह सकते हैं आप इसे, या इसे आप कह सकते हैं मारवाड़ महोत्सव। नंबर 7 वाला मारवाड़ या मांड महोत्सव, जो कि आपके कौन से जिले में आयोजित होता है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। और याद रखिएगा एक आपके आयोजित होता है यहां पर, नंबर 8 लिखूंगा मैं, वो है मीरा महोत्सव। तो मांड महोत्सव और जो मीरा महोत्सव है, मीरा महोत्सव है आपके सामने चित्तौड़गढ़, और मांड महोत्सव है जोधपुर। ये दोनों जो उत्सव है ये जिस माह में आयोजित होते हैं वो है, याद रखिएगा, आपके अक्टूबर माह। ये भी अक्टूबर माह है, ये भी आपके याद रखिएगा अक्टूबर माह है। तो मीरा महोत्सव भी अक्टूबर माह में है, और मांड महोत्सव भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर अक्टूबर माह में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में एक और मीरा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। और अभी हाल ही में जो मीरा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है, याद रखिएगा, मेड़ता सिटी नागौर, जिसे आप कहते हैं मीरा नगरी। आप अक्सर सुनते हैं ना कि मीरा जन्मी मेड़ तेर पन्ने चित्तौड़, लेकिन मीरा का जन्म कुड़की गांव में हुआ है, जो वर्तमान के अंदर आपके किस जिले के अंदर है? तो आप याद रखिएगा ब्यावर में। ठीक है। तो एक ये भी शुरू हुआ, और ये मीरा महोत्सव अभी 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक मनाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर माह में आयोजित होता है, और इसी अक्टूबर माह के अंदर आयोजित होता है आपके कौन सा? मारवाड़ या फिर मांड महोत्सव, याद रखिएगा। ठीक है। और अब ये एक नया शुरू हो गया, कौन सा? मीरा महोत्सव मेड़ता सिटी। और इसके बाद में अगला जो है वो है आपके नंबर 10 यहां, और वो है आपके शीत महोत्सव या फिर शरद महोत्सव। शीत महोत्सव या जो शरद महोत्सव है ये भी आपके कहां पर आयोजित होता है? माउंट आबू। तो ग्रीष्म महोत्सव की बात कर लीजिए या शीत महोत्सव की बात कर लीजिए, दोनों ही माउंट आबू में है। लेकिन याद रखिएगा शीत या शरद महोत्सव जो है वो दिसंबर माह में है, और ग्रीष्म महोत्सव जो है वो मई जून के अंदर है आपके। याद रखिए कब है? मई जून में। तो ये तो हुए हैं आपके टॉप 10 के, और भी है, चर्चा करते हैं अभी। जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। इसी बाड़मेर में एक और याद रखिएगा, कौन सा? आप कहेंगे सर वो है बैलून महोत्सव। कौन सा है? बैलून महोत्सव, याद रखिएगा। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, शीत महोत्सव माउंट आबू, मारवाड़ या मांड महोत्सव जोधपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, ब्रज महोत्सव भरतपुर, शेखावटी महोत्सव आपके कहां पर? लक्ष्मणगढ़ शिखर। ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है यहां से
कि 14 जनवरी को पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो आप सब जानते ही हैं कि 14 जनवरी पतंग महोत्सव की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जयपुर। हाँ, एक बात और जरूर याद रखिएगा कि बीकानेर के अंदर आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव होता है। आखा तीज के अवसर पर याद रखिएगा कौन सा? आखा तीज के अवसर पर जो पतंग महोत्सव होता है वो होता है आपके बीकानेर में। लेकिन 14 जनवरी की जब बात हो तो पतंग महोत्सव जयपुर का, और जयपुर के अलावा एक और जिला याद रखिएगा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कई बार, ठीक है। उसके अलावा आप याद रखेंगे कि राजस्थान के शाहपुरा स्थान जो कि भीलवाड़ा में है, शाहपुरा जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। यहां पर एक उत्सव होता है जिसका नाम है फुलडोल उत्सव। ये तो है फुलडोल उत्सव। एक याद रखिएगा आप, 12 जिला है और 12 जिले का प्रसिद्ध है डोल उत्सव। कौन सा है? याद रखिएगा डोल उत्सव। एक आप याद रखिएगा अलवर जिले का है मत्स्य उत्सव। अलवर जिले का है मत्स्य उत्सव। एक याद रखिएगा दौसा का है आभानेरी उत्सव। आभानेरी उत्सव याद रखिएगा दौसा। आभानेरी उत्सव दौसा। फुलडोल उत्सव भी याद रखिएगा। डोल उत्सव भी कई बार पूछा गया है। आपके सामने मत्स्य उत्सव भी पूछा गया है कि कहां पर है? अलवर। और ये ब्रज महोत्सव याद रखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ऐसे ही ऑप्शन में आते हैं। तो ब्रज महोत्सव याद रखिएगा कौन सा है? भरतपुर वाला, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो वो ब्रज महोत्सव भरतपुर, मत्स्य उत्सव आपके अलवर, आभानेरी उत्सव याद रखिएगा आभानेरी दौसा, आप सब जानते ही हैं आभानेरी दौसा। फुलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। एक याद रखिएगा डोल उत्सव जो कि आपके कौन से? 12 जिले से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है। डोल उत्सव वाला, फुलडोल उत्सव वाला, आभानेरी, पतंग। पतंग महोत्सव में 14 जनवरी की बात हो, वरना आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का। और यहाँ पर ये बैलून महोत्सव जो है वो याद रखिएगा कहाँ का है? आपके बाड़मेर का, ठीक है। एक आप कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान के अंदर माही महोत्सव का आयोजन जो है, माही महोत्सव का आयोजन ये कब और कहां होता है? कब और कहां होता है? माही महोत्सव का आयोजन राजस्थान के अंदर कब और कहां पर आयोजित होता है, ठीक है। तो आज की ये चर्चा थी हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख महोत्सव या उत्सव से संबंधित। सबसे ज्यादा ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, मीरा महोत्सव, मांड महोत्सव और ब्रिज महोत्सव, ये जो महोत्सव हैं प्रमुख रूप से इन्हीं से ज्यादातर आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलता है। पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको सभी के सभी जो महोत्सव या उत्सव मिलेंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। स्टार लगा लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है वो तो तय है, यहां से संबंधित प्रमुख महोत्सव और प्रमुख उत्सव से संबंधित, ठीक है। कोई सा भी पेपर उठाइए आपको उस पेपर के अंदर प्रतीक चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले हम जिस प्रतीक की बात कर रहे हैं वो है आपके सामने नंबर 1 और वो है आपके राज्य वृक्ष। पूछा जाए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है आपके क्या? तो आप कहेंगे सर खेजड़ी। अच्छा, खेजड़ी जो है ये हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे दर्जा कब दिया गया तो आप कहेंगे सर वो है 31 अक्टूबर 1983। याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1983 जो है वो दर्जा प्राप्त है किसे? खेजड़ी को। किसका? राज्य वृक्ष का। ये जो खेजड़ी है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है तो आप कहेंगे सर
इस खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके प्रोसोपिस सिनेरेरिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आप कहेंगे सर ये जो खेजड़ी है इसे आप स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर स्थानीय भाषा के अंदर आप इसे सामल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सामल। जबकि इसी खेजड़ी वृक्ष को विष्णुई समाज के जो लोग हैं वो जिस नाम से इसकी पूजा करते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, सम्मी वृक्ष। किस नाम से? सम्मी वृक्ष। अच्छा, ये जो खेजड़ी है इसे याद रखिएगा आप राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप? राजस्थान का गौरव। अच्छा, ये दीर्घायु वनस्पति है, इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो खेजड़ी है इस खेजड़ी को कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, राजस्थान का कल्प वृक्ष। अच्छा, इसे आप राजस्थान का कल्प वृक्ष कह सकते हैं, आप इसे थार का कल्प वृक्ष कह सकते हैं, आप इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कह सकते हैं। जो भी आपसे पूछे, जैसे भी पूछे कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं तो याद रखिएगा खेजड़ी, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष पूछे तो याद रखिएगा खेजड़ी, थार का कल्प वृक्ष पूछे तो भी आप याद रखेंगे कौन सा है, वो आप कहेंगे सर खेजड़ी। क्लियर? यहाँ पर ये खेजड़ी जो है ये आपके राज्य वृक्ष दर्जा कब मिला है? 1983। जरूर याद रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो याद रखिएगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके अलावा स्थानीय नाम क्या है? विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं, विष्णुई संप्रदाय के लोग, वो इसे आप क्या कहते हैं? सम्मी वृक्ष। इसके अलावा राजस्थान का कल्प वृक्ष है, थार का कल्प वृक्ष है, और रेगिस्तान का क्या है? ये कल्प वृक्ष। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो खेजड़ी है इसे आप शेखावटी के अंदर जिस नाम से जानते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, झांटी। किस नाम से जानते हैं? झांटी। अच्छा, ये जो खेजड़ी वृक्ष है इस खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो हैं वो कौन से लोक देवता के थान होते हैं? इसीलिए आप एक कहावत सुनते हैं कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव घोगो, यानी घोगा जी के थान। आप कहेंगे सर इस खेजड़ी की जो पूजा है वो आपके किस अवसर पर होती है? तो याद रखिएगा दशहरे के अवसर पर। दशहरा, या जिसे आप पढ़ते हैं विजयादशमी के नाम से, इस अवसर पर याद रखिएगा खेजड़ी वृक्ष की क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूजा। ठीक है, दशहरा या फिर क्या आ जाएगा? विजयदशमी। अच्छा, वर्तमान के अंदर चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो खेजड़ी है इसकी जो हरी फली होती है उसे आप कहते हैं सांगरी। क्या कहते हैं? सांगरी। और इसी सांगरी को अभी हाल ही के अंदर क्या मिला है? आप कहेंगे सर जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक मिला है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांगरी वाली विशेष बात आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये जो खेजड़ी है, खेजड़ी के जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा मिंजर। एक कमेंट करके बताइएगा कि मिंजर जो है ये किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिंजर किसकी रचना है? काफी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी को दर्जा कब दिया गया है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसके उपनाम क्या है? विष्णुई संप्रदाय के लोग इसे किस नाम से पूछते हैं? इसे आप शेखावटी में क्या कहते हैं? इसकी हरी फली, इसका जो फूल या पुष्प होता है उसे आप क्या बोलते हैं? मिंजर। मिंजर की रचना किसने की है ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई है आपके किसको लेकर? खेजड़ी को लेकर। ठीक है, इसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं, वो है आपके राज्य पुष्प। पूछा जाए हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प किसे कहा गया है? तो आप कहेंगे सर रोहिड़ा। हमारे राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है? रोहिड़ा। अच्छा, रोहिड़े को दर्जा कब दिया गया है? तो याद रखिएगा खेजड़ी को दर्जा कब है? तो आप कहेंगे सर 1983। उसी प्रकार याद रखिएगा हमारे राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, इसे भी दर्जा कब है? आप कहेंगे सर 1983। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत खास है। राज्य पुष्प कौन सा? रोहिड़ा। और राज्य वृक्ष कौन सी? याद रखिएगा खेजड़ी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम रोहिड़े का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके टिक्का मेला अंडुलेटा। टिक्का मेला
अंडुलेटा। ये क्या है इसका साइंटिफिक नेम। अच्छा, इस रोहिडे को आप क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे कहा गया है रेगिस्तान का सागवान। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। आप इसे मारवाड़ में टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मारवाड़ का टिक आप कहते हैं। रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा जो पुष्प है, इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, हिरमिच रंग। बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है। निम्न में से राज्य का जो राज्य पुष्प आप पढ़ते हैं रोहिड़ा, उस रोहिड़े का जो रंग है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा, हिरमिच रंग का होता है। तो ये राज्य वृक्ष हो गया और ये आपके क्या हो गया है? याद रखिएगा, राज्य पुष्प। ठीक है, अगली बात करते हैं, वो नंबर 3 पर है आपके राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर घोड़ावण। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो याद रखिएगा, घोड़ावण। अच्छा, घोड़ावण को दर्जा कब दिया गया है? तो आप याद रखिएगा, वो दिया गया है 21 मई 1981। देखिए, ये दोनों तो हैं आपके 83 में, खेजड़ी और रोहिड़ा, लेकिन ये याद रखिएगा ये कब है? आपके 1981 के अंदर है घोड़ावण। ये जो घोड़ावण है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो याद रखिएगा, वो है आपके कार्योटिस नाइग्रिसेप्स। नाइग्रिसेप्स, ये आपके इसका क्या है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम। आप अंग्रेजी के अंदर आप इसे पढ़ते हैं ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। ये आप जैसा बिल्कुल शर्मिला है, इसे आप शर्मिला पक्षी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, हुकना के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसे आप और क्या कहते हैं? हुकना। इसे आप सोहन चिड़िया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, सोहन चिड़िया के नाम से भी आप इसे जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था वन रक्षक या वनपाल के एग्जाम में कि ये जो राज्य पक्षी है घोड़ावण, ये अपने अंडे जो है ये कहाँ देता है? तो उसका तो राइट आंसर था, ये अंडे देता है जमीन पर, क्योंकि जमीन पर एक घास उगती है जिसका नाम है शेवण घास। घोड़ावण जो पक्षी है, इसकी जो प्रजनन स्थली आपको पूछा जाए कौन सी घास है, तो याद रखिएगा शेवण घास है। कौन सी है? शेवण घास। और एक बिंदु और, घोड़ावण का जो प्रिय भोज है, प्रिय भोज, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो है आपके तारामीरा। वो कौन सा है? तारामीरा। कमेंट करके बताइएगा, तारामीरा जो है वो किस प्रकार की फसल है? यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि तारामीरा जो है वो निम्न में से किस प्रकार की एक फसल है। तो ये आपके राज्य पक्षी से रिलेटेड जो जो बातें होती है वो हो गई है आपकी क्या? कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार अब हम चर्चा करते हैं आपके राज्य पशु। अच्छा, राज्य पशु के अंदर दो विशेष बात। एक तो आपको पूछा जाए कि वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, और एक आपको पूछा जाए पशुधन श्रेणी के आधार पर। पशुधन श्रेणी के आधार पर, क्योंकि हमारे राजस्थान में राज्य पशु आप दो पढ़ते हैं। एक तो वन्य जीव श्रेणी के आधार पर, आप कहेंगे सर कौन सा है? तो याद रखिएगा, वन्य जीव श्रेणी के आधार पर तो है चिंकारा। लेकिन पशुधन श्रेणी के आधार पर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा ऊंट। अच्छा, चिंकारा को ये राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? याद रखिएगा 1981। अच्छा, ऊंट को कब प्राप्त है? याद रखिएगा 2014। ये जो चिंकारा है, इस चिंकारा का साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखिएगा गजेला गजेला। क्या नाम है? याद रखिएगा गजेला गजेला। जबकि ऊंट जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो आप कहेंगे सर
कैमेलस डोमेडेरियस, याद रखिएगा, पूछा गया है किसी एग्जाम में। कैमेलस डोमेडेरियस, ये ऊंट का क्या है आपके, याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा ऊंट जो है इसे याद रखिएगा रेगिस्तान का जहाज कहते हैं आप। तो ये दो विशेष बातें आपको जरूर ध्यान रखनी कि राज्य पशु के बाद जब वन्य जीव श्रेणी के आधार पर आए तो याद रखिएगा आपके कौन सा हो जाएगा, चिंकारा। कौन सा हो जाएगा, चिंकारा। जबकि पशुधन श्रेणी के आधार पर पूछा जाए तो याद रखिएगा वो हो जाएगा ऊंट। चिंकारा 1981 के अंदर राज्य पशु का दर्जा, ऊंट को दिया गया है याद रखिएगा 2014। दोनों के साइंटिफिक नेम। अच्छा अभी तक देखो, खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या था, प्रोसोपिस सिनेरिया। रोहिडे का साइंटिफिक नेम क्या था, टिक्का मेला अंडुलेटा। गोडावण का साइंटिफिक नेम क्या है, कारियोटिस नाइग्रिसेप्स। अच्छा इधर आपके चिंकारे का क्या है, गजेला गजेला। और इधर याद रखिएगा ऊंट का क्या है, तो आप कहेंगे सर कैमेलस डोमेडेरियस, याद रखिएगा। इसमें एक खास बात और याद रखिएगा कि ये जो ऊंट है ये हमारे राजस्थान का विरासत पशु है। पूछा जाए राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है, याद रखिएगा ऊंट। ऊंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मारवाड़ में सर्वप्रथम लाने वाले कौन थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो याद रखिएगा किसे दिया जाता है, पाबू जी को। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि पाबू जी जो है वो क्या है आपके ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन है, पाबू जी। ऊंटों की देवी पूछा जाए तो अंता देवी। इसके अलावा देखिए ऊंट के गले का जो आभूषण है उसे तो आप कहते हैं गोरबंद, पूछा गया क्वेश्चन है। मुख का जो आभूषण है उसे आप कहते हैं मोर का। पीठ का जो आभूषण है उसे आप कहते हैं पिलाण। उसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा पिलाण। तो ऊंट राजस्थान का विरासत पशु है, गले का आभूषण, मुख का आभूषण और पीठ। अच्छा ऊंट के अंदर एक रोग पढ़ते हैं आप, सर्रा या तिबरसा। काफी बार क्वेश्चन आया है, सर्रा या फिर आप इसे क्या पढ़ते हैं, तिबरसा। तो ये तो आपके राजस्थान के जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं, जिसमें आपने राज्य वृक्ष पढ़ा, राज्य पुष्प पढ़ा, आपके राज्य पक्षी पढ़ा और राज्य पशु। इसके अलावा हम बात करते हैं तो देखिए प्रतीक चिन्ह में आता है एक तो राज्य गीत कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है वो है केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये जो केसरिया बालम है इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है वो तो किया है, याद रखिएगा किसने, तो आप कहेंगे सर अल्लाह जिलाई बाई। किसने किया है, अलाई जिलाई बाई ने। लेकिन याद रखिएगा केसरिया बालम को सर्वप्रथम यदि किसी ने गाया है तो वो मांगी बाई है, और ये मांगी बाई उदयपुर की है। जबकि अल्लाह जिल्ला बाई कहाँ की है, याद रखिएगा बीकानेर की। राज्य गीत पूछे तो ये जरूर याद रखिएगा कौन सा है, केसरिया बालम। अच्छा इसके अलावा आपको पूछा जाए कि राज्य कवि कौन है, तो याद रखिएगा राज्य कवि जो है वो है आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन है, सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म जो है वो 1815 के अंदर हरना गांव बूंदी में हुआ था। बूंदी के जो शासक हैं राम सिंह, उनके दरबारी थे ये। राम सिंह के क्या थे, याद रखिएगा दरबारी। अच्छा सूर्यमल मिश्रण की बात आई गई है तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा देखिए वंश भास्कर है, वंश भास्कर है, वीर सतसई है, सती रासो है, राम रंजाट है, राम रंजाट है, बलवंत विलास है, बलवंत विलास है, छांदो मयूख है। तो ये जो रचनाएं हैं ये आपके सामने किसकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण। 1857 क्रांति को अपनी आंखों से देखने वाले प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कोई है तो वो कौन है, याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा
बास्केटबॉल हमारे राजस्थान का राज्य खेल यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बास्केटबॉल, इसे दर्जा कब हुआ है? 1948 के अंदर प्राप्त। अच्छा, हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो आप कहेंगे सर राज्य नृत्य है घूमर। पूछा जाए हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र, तो आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है वो है, याद रखिएगा, अलगोजा। कौन सा है? याद रखिएगा अलगोजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राज्य खेल, राज्य नृत्य, राज्य वाद्य यंत्र और राज्य गीत, राज्य कवि। एक एक जो है वो आपके लिए है, कमेंट करके बताइएगा कि राज्य मिठाई कौन सी है। हमारे राजस्थान में राज्य मिठाई कौन सी है? इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा बिंदु, जिसके अंदर हमने पढ़े हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, ये था आज का हमारा फर्स्ट रिवीजन सेशन। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।